तो दोस्तों आज हम लोग जो है सो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक नया चैप्टर अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय इसमें हम लोग सबसे पहले जो समझेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, जिसमें से सबसे पहला आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, बोलना नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में अपनी परिभाषा दी। इनका कहना था कि अर्थशास्त्र जो होता है वह होता है धन का विज्ञान। इनका परिभाषा था अर्थशास्त्र क्या होता है, धन का विज्ञान। यानी कि अगर हम धन का यहाँ अध्ययन करेंगे वही क्या कहलाएगा, हमारा अर्थशास्त्र कहलाएगा। इनका कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ा धन है, धन के पीछे हर व्यक्ति पागल है। इनका कहना था कि धन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको आर्थिक कल्याण करना है तो भी आपको धन चाहिए, मतलब हर एक चीज के लिए आपको क्या चाहिए, धन चाहिए। इनका कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा धन। अगर आप आज के समय की बात करें तो आज के समय में भी आप देखिएगा कि दुनिया में हर कोई धन के पीछे पागल है। भाई भाई का खून कर देता है, जमीन के लिए झगड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है धन का विज्ञान है। और एडम स्मिथ की जो बात है आज के टाइम में भी जो है सच साबित हुई। इसी कारण से एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी 1776 में, 1776 में दी थी। इसमें दी थी तो अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में थी। इसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम है मार्शल। इसके बाद हम लोग देखेंगे मार्शल जी का। मार्शल कौन थे, तो मार्शल भी तो थे एक अर्थशास्त्री। अगला हम लोग देखेंगे मार्शल। मार्शल ने जो है सो 1880 में जो है अपनी परिभाषा दी। इनका कहना था कि अर्थशास्त्र जो है सो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र। मतलब यहाँ पर इन्होंने एडम स्मिथ की बात को साफ साफ तौर पे एकदम काट दिया। इन्होंने उनके बात को झूठा ठहरा दिया। लेकिन समय बदल गया था, इसलिए इनका बात भी अपने जगह में सही है और एडम स्मिथ ने जो बात कही थी वो भी अपनी जगह में सही है। ऐसा नहीं कि दोनों परिभाषाओं में, दोनों अर्थशास्त्रियों में ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो गए और एडम स्मिथ जो है श्रेष्ठ नहीं। दोनों अपने अपने जगह में श्रेष्ठ, ठीक है। देखिए वहां पर वो बात कर रहे थे 1776 की, यहाँ बात आ रही है 1880। तो इनसे आपको क्या समझ में आ रहा है, 1776 समय बहुत पुराना है और 1880 लगभग 100 साल से बाद 100 साल समय गुजर गया है। तो समय गुजरने के कारण क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी 1880 नहीं 90, मिस्टेक से लिख दिया 1880। तो देखिए 17 लगभग देखिए 100 साल से ज्यादा का जो है समय जो है तो बीत चुका है। अब समय बीतने के कारण लोगों की जरूरतें, आवश्यकताएं, हर चीज गुजर गई होगी। इसके अलावा जनसंख्या में भी वृद्धि हो गई होगी। तो यही कारण है कि मार्शल ने जो अपनी परिभाषा दी, उनका कहना था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र में हम मानव कल्याण की बात करेंगे। देखिए अगर आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज के समय की अगर हम बात करें तो देखिएगा दुनिया की हर एक सरकार मानव कल्याण का काम करती है, बहुत सारी योजनाएं बनाती है। हम भारत को देखते हैं, भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। आप लोगों ने मनरेगा का नाम सुना, आप लोगों ने मनरेगा का नाम सुना होगा। ये मनरेगा क्या है, ये तो वही है ना, ये मानव कल्याण करता है। मनरेगा से 180 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है सरकार के द्वारा। इसके अलावा और बात करें इंदिरा आवास योजना,
बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, वह भी क्या है, वह भी मानव कल्याण है। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि मार्शल की जो बातें थी उनका बात भी बिल्कुल सही था। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ ध्यान से समझिए, एडम स्मिथ ने जो बात कही थी, स्मिथ ने क्या बात कही थी, धन के बारे में बात कही। अब आप एक बात सोचिए, क्या धन के बिना मानव कल्याण तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं पहुंचा जा सकता है। मतलब अगर आपके पास धन है तो ही आप मानव कल्याण कर पाए। तो देखा जाए तो एडम स्मिथ का बात काफी हद तक सही था, लेकिन एडम स्मिथ ने धन को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी थी। उनका कहना था कि व्यक्ति जो है तो खाने के लिए जीता है, लेकिन मार्शल का क्या कहना था? मार्शल का कहना था कि व्यक्ति जीने के लिए खाता है। तो देखिए दोनों जगह में अपने अपने जगह में दोनों व्यक्ति सही थे। अब हम लोग तीसरा नंबर पे आते हैं, रॉबिन्स के बारे में। मार्शल देख लिए, एडम स्मिथ देख लिए, अब हम लोग देखेंगे रॉबिन्स के बारे में। अच्छा एक चीज छूट गया कि मार्शल ने जो अपनी परिभाषा दी थी वो एक पुस्तक में लिखी। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इन्होंने इसी पुस्तक में जो है तो अपनी परिभाषा लिखी थी। अब हम लोग जो तीसरा नंबर पे देखेंगे, बात करेंगे हम लोग रॉबिन्स की बात करेंगे। देखिए रॉबिन्स ने क्या कहा था वो हम लोग समझते हैं। रॉबिन्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी देश, किसी के पास भी असीमित संसाधन नहीं होता। मतलब कि दुनिया की कोई भी सरकार ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, दुनिया में किसी के पास असीमित संसाधन नहीं है, असीमित संसाधन नहीं होता है। इसका मतलब आपको जो है सो यानी असीमित संसाधन है और आपकी आवश्यकताएं क्या होती है, एक थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, सीमित संसाधन, थोड़ा मिस्टेक बता दी आपको। दुनिया में किसी भी देश के पास सीमित संसाधन होता है, लेकिन जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, वह हमारी असीमित होती है। आवश्यकताएं असीमित होती हैं, संसाधन सीमित होता है। तो आप एक बात यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे कि आपको जो है तो कौन सी समस्या से गुजरना पड़ेगा, चुनाव की समस्या से गुजरना। आपके सामने एक समस्या आएगा, जिस समस्या को क्या कहेंगे हम लोग, चुनाव की समस्या कहेंगे। ठीक है, अब चुनाव की समस्या से क्यों गुजरना पड़ता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देश की सरकार है, देश की सरकार के पास जो है सो मान लेते हैं कि 50,000 करोड़ रुपया है, 50,000 करोड़ रुपया है। देश में एक साल के अंदर सरकार ने कितना कमा लिया, 50,000 करोड़ रुपया कमा लिया। आपको सुनने में नंबर बहुत बड़ा लग रहा होगा कि देश के पास कितना संसाधन, 50,000 करोड़ रुपया है। लेकिन आप जरा सोचिए देश की जरूरतें कितनी होती है, बहुत सारी जरूरतें होती है। देश में रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, बात समझ रहे हैं, देश में रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, छात्रवृत्ति देना है, बहुत सारे योजनाएं चलानी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यही 50,000 करोड़ रुपया आपको कम लगने लगे। तो यहाँ सरकार क्या करती है, चुनाव का काम करती है, चयन करती है। वो देखती है कि कौन सा सेक्टर को, कौन सा क्षेत्र को ज्यादा पैसा देने की जरूरत है। अगर सरकार देख रही है कि स्कूलों का हालत खराब है तो सरकार स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देगी। अगर सरकार देख रही है कि रोड का हालत खराब है तो रोड पर ज्यादा ध्यान देगी। मतलब कि सरकार भी जो है चुनाव की समस्या से गुजरती है। अब बात करते हैं विद्यार्थी की, बात करते हैं कोई स्टूडेंट की हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है हमारा श्याम नाम का एक स्टूडेंट है, और श्याम नाम का जो स्टूडेंट है उसको जो है 5,000 रुपया मंथली खर्चा मिलता है। कितना खर्चा मिलता है, 5,000 रुपया मंथली खर्चा मिलता है। अब इस 5,000 रुपया को वो एक जगह में इस्तेमाल नहीं करेगा, वह सबसे पहले अपना रूम रेंट देगा, वह सबसे पहले अपना रूम रेंट देगा। रूम रेंट देने के बाद वह अपना सबसे पहले अपने खाने पे खर्चा करेगा, मतलब अपने फूड पे खर्चा करेगा। फिर उसके बाद वो अपने कॉपी किताबों पर खर्चा करेगा, कॉपी किताब पर क्या करेगा, खर्चा करेगा। फिर कुछ पैसा बच गया है तब वह अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि अगर कोई स्टूडेंट भी है उसको भी चुनाव की समस्या से गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं रॉबिन्स ने आखिर कहा क्या था।
रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है सो चयन का शास्त्र, चयन का विज्ञान है, चुनाव का विज्ञान। ठीक है, यानी कि हमारे पास संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित, इसलिए हमको जो है सो चयन की समस्या से गुजरना पड़ता है। बात समझ में आ गया। अब इन्होंने जो है सो अपनी परिभाषा, इनकी भी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द नेचर एंड significance, the nature and significance of economic science, the nature and significance of economic science। इस बुक में उन्होंने जो है सो अपनी परिभाषा क्या दी कि जो अर्थशास्त्र है वह क्या है, चयन का, अर्थशास्त्र चयन का शास्त्र, चयन का विज्ञान है। उम्मीद है यहाँ भी बात समझ में आ गया। अब हम लोग एक और अर्थशास्त्री की बात करेंगे, जिन अर्थशास्त्री का नाम है सैमुअलसन की बात करेंगे। अब हम लोग एक दूसरे अर्थशास्त्री की बात करेंगे जिनका नाम है सैमुअलसन। अब देखिए, सैमुअलसन जो थे एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, सैमुअलसन जो थे एक अमेरिकी अर्थशास्त्री। अब इनका क्या कहना था ये भी समझिए। इनका कहना था कि अगर कोई भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर विकास निरंतर होते जा रहा है, कोई भी अगर अर्थव्यवस्था है, अगर वहां विकास अगर हो रहा है, तो विकास होने का क्या आप समझते हैं, विकास होने का मतलब आप समझिए, अगर विकास हो रहा है इसका मतलब है कि वहां पर अर्थशास्त्र वहां सामने आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, अगर विकास हो रहा है अर्थशास्त्र सामने आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे अगर आप अपने पूर्वजों की बात कीजिए, आप अपने परदादा की बात कीजिए, अगर आप अपने परदादा जी को देखिएगा तो उनका घर स्थिति देखिए कैसा होगा। थोड़ा सोचिए कि वह किस माध्यम से जाते होंगे, हो सकता है वो बैलगाड़ी चलाते होंगे, लेकिन वही अगर आप अपने दादाजी की बात कीजिएगा, हो सकता है वह साइकिल चलाते होंगे। अपने पापा की बात कीजिए, देखिए वो बाइक चला रहे हैं। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, निरंतर विकास होते जा रहा है। आप पहनावा देखिए, रहन सहन का स्तर देखिए, क्या हो रहा है, लगातार विकास होते जा रहा है। और विकास होता कैसे है, तो विकास होने का एक ही कारण है कि आप देश में क्या हो रहा है, देश में जब अनुसंधान होगा, देश में जब अनुसंधान होगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा, तभी जो है सो क्या होगा, आपका देश जो है सो विकसित करेगा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा, तभी आपका देश क्या करेगा, विकास करेगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा कि अगर सैमुअलसन ने जो बात कही वही बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है, आपको धीरे धीरे समय के साथ चलना है, तो आपको धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ते रहना होगा। अगर आप अमेरिका, जापान जैसे देशों की बात कीजिएगा, तो जापान भारत से कितना आगे है, जापान जैसा देश भारत से लगभग 50 साल आगे है। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम लोग कीबोर्ड की बात करें, हम लोग कीबोर्ड कैसा यूज करते हैं, कीबोर्ड हम लोग जो है सो इस शेप का यूज करते हैं, देख रहे हैं, ये कैसा शेप है, ये आपका कीबोर्ड शेप का है। बात समझ रहे हैं, ये कैसा शेप का है, कीबोर्ड शेप का है। लेकिन अगर आप जापान जैसे देश की बात कीजिएगा, तो जापान में कैसा कीबोर्ड यूज किया जाता है, जापान में सर्कल यानी कि गोल कीबोर्ड यूज किया जाता है। जिससे आप क्या समझ रहे हैं कि जापान जैसा देश हमसे कई गुना आगे है। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हालत खराब है, स्वच्छता पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन यही जापान जैसा छोटा सा देश को देखिए, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज भी वह जो है दुनिया के विकसित देशों में गिना जाता है। और भारत जैसा देश, दुनिया जिसके पास दुनिया की हर एक चीज है, हर एक संसाधन है, लेकिन आज भी हमारा देश क्या है, गरीब है। इसका मतलब ये हुआ कि जापान ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया, अनुसंधान पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए वहां आज आगे बढ़ गया है, वह विकास कर पा रहा है। लेकिन भारत जैसे देश को देखिए, भारत लगभग 75 साल हो गया है आजादी को, लेकिन आज भी हमारा देश में कहीं पर हम लोग दिन देखते हैं, कहीं पर रात देखते हैं। अगर हम आपको पुणे लेके चले जाए, अगर आपको हम पुणे लेके चले जाए, बैंगलोर लेके चले जाए, आप कहेंगे कि हम लंदन में आ गए हैं,
लेकिन वही आपको हम एक छोटा सा चतरा लेके चले जाए, गिरिडीह लेके चले जाए, आप बोलिएगा कौन सा भूखा नंगा का देश में हमको ले आया गया है। बात समझ रहे हैं? तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि भारत जो है सो भारत में भी विकास हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है, कुछ क्षेत्रों में विकास करना बाकी है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि सैमुअलसन का जो परिभाषा था कि अर्थशास्त्र क्या है, विकास का शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है, विकास का शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है, विकास का शास्त्र। तो इनका भी जो कहना था वो पूरी तरह से गलत नहीं था। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोगों ने चार परिभाषाएं देखी। सबसे पहले देखा हम लोगों ने एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ क्या थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने अपनी पुस्तक 1776 में अपनी पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने उसमें बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। फिर उसके बाद आए थे हमारे मार्शल साहब आए थे, अल्फ्रेड मार्शल की बात की थी। 1890 में उन्होंने क्या दी थी, अपनी परिभाषा दी थी। उन्होंने मानव कल्याण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी थी। उनका कहना था कि अगर मानव कल्याण है तभी अर्थशास्त्र का वजूद है। बात समझ रहे हैं? यानी उनका परिभाषा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र होता है। उन्होंने यह परिभाषा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया। फिर उसके बाद आए थे हमारे रॉबिन्स को हम लोगों ने देखा। किसको देखा, रॉबिन्स को देखा। रॉबिन्स ने क्या कहा कि संसाधन सीमित होता है, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। संसाधन सीमित होता है, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक सरकार को, हर एक संस्था को चुनाव की समस्या से गुजरना पड़ता है, चयन की समस्या से गुजरना। इस प्रकार उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, चयन का शास्त्र है, चयन का विज्ञान है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सैमुअलसन के बारे में। सैमुअलसन का कहना था कि अर्थशास्त्र क्या है, विकास का शास्त्र है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कंट्री का विकास हो रहा है, आपके देश का विकास हो रहा है, तभी वहां अर्थशास्त्र का वजूद है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बार हम सम्मिलित रूप से परिभाषाओं को एक बार हम आपको बता देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया, चार परिभाषाओं को अभी तक हम लोगों ने समझ लिया। अब इन सभी परिभाषाओं का एक निचोड़ को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है, तो जितनी भी परिभाषा देखिए उन सभी परिभाषाओं का निचोड़ को समझते देखिए। उपरोक्त परिभाषा यानी कि जितनी भी परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी, सभी परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हो गया, सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र क्या है, धन से संबंधित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आर्थिक विकास, देखिए यहाँ विकास भी आ गया। यहाँ की धन की बात की गई, धन का मतलब क्या हो गया कि एडम स्मिथ की बात कही गई। आर्थिक विकास की बात की जा रही है, यानी यहाँ विकास भी आ गया, यानी रॉबिन्स की बात भी की जा रही है कि माध्यम से कल्याण। देखिए कल्याण लिखा है, तो कल्याण का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कल्याण का मतलब हम लोगों को समझ में आए, यानी कि यहाँ पर मार्शल की भी बात की जा रही है। देखिए धन की बात कर रहे हैं, एडम स्मिथ आ गए। विकास की बात कर रहे हैं, सैमुअलसन आ गए। कल्याण की बात कर रहे हैं, इसकी आ गई बात, यहाँ आ गई आपकी मार्शल की बात आ गई। ठीक है, आर्थिक विकास के माध्यम से कल्याण तक पहुंचा जाता है एवं संसाधनों की सीमितता, संसाधनों की सीमितता होने पर मनुष्य की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, इसकी व्याख्या अर्थशास्त्र। लेकिन संसाधनों की सीमितता की बात किसने कही थी, तो संसाधनों की सीमितता की बात कही थी हमारे रॉबिन्स ने बात कही। बात समझ में आया? तो इस तरह से हमें एक बात समझ में आ गया कि जब हम लोग परिभाषा लिखेंगे, अगर एग्जाम में अगर आपको लिखना है पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषा लिखना है, तो आप इस परिभाषा को लिखिएगा, ना कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। एग्जाम में आ गया अर्थशास्त्र क्या है, तो आप ये नहीं लिखिएगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, आपका गलत हो जाएगा परिभाषा। ये नहीं लिखिएगा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, नहीं लिखना है। मतलब आपको क्या लिखना है, अर्थशास्त्र धन से संबंधित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आर्थिक विकास के माध्यम से कल्याण तक पहुंचा जाता है एवं संसाधनों की कमी, संसाधनों की सीमितता होने पर मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, इसकी व्याख्या करता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं और हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।